हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मार्शल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। इससे पहले हम लोग सेट 3 तक का डिस्कशन कर लिए हैं। यदि आप सेट का डिस्कशन नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद उसको जाके जरूर देखें। उसको देखने के लिए आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वीडियो का, अन्यथा आप जो है चैनल विजिट करके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती 2023, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंतिम तक बने रहें, क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज का सेट जो है थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, संयम बना के रखिए और पूरा वीडियो को देखिए। 20 से 25 मिनट के अंतर्गत सारा जीके जीएस का हम लोग डिस्कशन इसमें कर लेंगे और अपने से भी कोशिश कीजिए सेट बनाने का और देखिएगा आपको कितना नंबर आता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो, देखिए गवर्नर जनरल जो आपका है लॉर्ड, जिसका नाम आपका क्या है, एलन ब्रो, के समय में किस अधिनियम को गुलामी को अवैध घोषित कर दिया था। यानी कौन सा अधिनियम आया था लॉर्ड एलन ब्रो के समय जो गुलामी को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये अधिनियम 5 था, यानी कि यहाँ वी के मतलब वी जो लिखा मतलब बोले तो 5 है, यानी कि अधिनियम 5 जो था ये गुलामी को अवैध घोषित कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अंग्रेजों ने 1765 से लेके 1772 ईस्वी में बंगाल के लुटेरे राज की स्थापना की थी। यानी कि 1765 से लेकर 1772 तक का जो कार्यकाल था, जबकि पहले वहाँ बक्सर के युद्ध होने के बाद जो है वहाँ पर अंग्रेजों का जब शासन हो गया था बंगाल में, तो उसके बाद से लेकर 1772 ईस्वी तक जो है लुटेरे राज की स्थापना की थी। ये किसका कथन था? तो ये कथन जो है आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, के एम पन्नीकर का था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। चलिए आगे है सेट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है आपको चैनल पे जो है लिंक, यानी कि जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पे लिंक, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आप पूरा पीडीएफ जो आपको कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी विथ मारो सर के नाम करके वहाँ भी एक चैनल है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सॉरी सर पे आ जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं था। देखिए 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया था तो उसमें कौन सा प्रावधान जो नहीं था। तो देखिए ऑप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा है, आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी का कहना है कि एक भारतीय गवर्नर में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था। देखिए 1800 जब तक सत्तावन का युद्ध नहीं हुआ था, यानी कि जब तक 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था भारत में, उससे पहले तो भारतीयों का कोई इज्जत ही नहीं था अंग्रेजों के सामने। तो इसीलिए तो ये जो कह रहा है कि भाई भारतीय गवर्नर वाला जो परिषद था उसमें एक भारतीय कानून का नियुक्ति यानी एक भारतीयों का जगह था, तो ऐसा कुछ उस अधिनियम में नहीं था। देखिए क्या क्या था ये देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि को समाप्त किया जाना था। देखिए ईस्ट इंडिया की कंपनी की जितना भी व्यापारिक गतिविधि थी वो सारा समाप्त कर दिया गया था। परिषद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सर्वोच्च अधिकारी का पद बदला जाना था। हाँ, ये आया था, भारत का जो है गवर्नर जनरल का पद आया था उसमें। और गवर्नर जनरल का काउंसलिंग में कानून बनाने की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ये सारा उसमें 1833 के चार्टर एक्ट में था। लेकिन एक भारतीय को गवर्नर में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना ये जो है नहीं था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम को न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। याद रखिए कि कौन से अधिनियम के तहत जो है ना कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था वहाँ पर जो है एक न्यायपालिका खोला गया बना था। तो ये अधिनियम आपका जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी कि अधिनियामक अधिनियम 1773, याद रखिएगा। आगे है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसका श्रेय दिया जाता है। देखिए विलियम बेंटिक जो है भारत का यहाँ पर गवर्नर जनरल था, उन्होंने ही जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी सती प्रथा को हटाया था। और उसमें उसका सहयोगी कौन था? आपका राजा राम मोहन राय था। याद रखिएगा कि सती प्रथा को जो राजा राम मोहन राय इन जो है इन्हें इस चीज़ को उजागर किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक उसको हटा दिया था। आगे है, भारत के पूर्वी तट पे, हाँ आपको बताना है कि सती प्रथा जो है किस वर्ष हटाया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसमें जाके कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे है, भारत के पूर्वी तट पर पहली अंग्रेजी व्यापार चौकी कहाँ स्थापित की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी तट अगर बोला है तो आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का भी जगह है मछलीपट्टनम। याद रखिएगा मछलीपट्टनम में जो है स्थापित की गई थी। तो चलिए देखते हैं मछलीपट्टनम कौन सा ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी में है आपका मछलीपट्टनम। याद रखिएगा। आगे है, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो इसको घोषणा करने वाला पहला पत्रिका यानी पेपर का नाम क्या था? तो संजीवनी था। याद रखिएगा, संजीवनी पत्रिका में छपा था पहली बार। आगे है, विलियम एडम्स द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए विलियम एडम्स द्वारा जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो 8 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, लंदन में। और याद रखिएगा तो विलियम एडम्स जो था ये राजा राम मोहन राय के ही दोस्त थे, मित्र थे। उन्होंने ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। याद रखिएगा। आगे है,
1927 में मद्रास में अखिल महिला सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया था? अखिल महिला सम्मेलन का शुभारंभ कौन किया था? मार्गरेट कजिन्स नाम था उसका। मार्गरेट कजिन्स ने जो है अखिल महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया था। कहाँ पर? मद्रास में 1927 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसको आप लोग देखें। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 20 का 10 नंबर का जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉन नामक जो पत्रिका कौन शुरू किया था? ये जो है डॉन नामक पत्रिका जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था। आगे है 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 3 प्रांतों के लिए कितने सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी? यानी कितने सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी? तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन सी 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर 3 प्रांत था आपका, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लेकिन उसमें 4 डिवीजन में बटा हुआ था उस समय, तो इसलिए 4 कोर्ट के जो क्या किए थे, स्थापना किए थे। आगे 12 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत के किस शासक ने सहायक संधि के समझौते के रूप में अपना लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था? ये अवध का नवाब ऐसा किया था। इसका आंसर 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अवध के नवाब ही ने सहायक संधि के समझौता के तहत अपना आधा राज्य जो है किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। अब 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड हस्टिंग ने प्रत्येक थाने में मुंसिफ को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नियुक्त किया था? प्रत्येक थाने में लॉर्ड हस्टिंग्स जो है एक मुंसिफ का इंतखाब किया था। किसके लिए किया था? तो 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, रुपया यानी कि 64 रुपये, यानी दिया 64 रुपये तक के मूल्य वाले मामलों को हल करने के लिए, यानी जो पैसे रुपया यानी ऐसा मामला जो कि 64 रुपये के नीचे तक का है, तो उसका जो है मामला हल कौन करता था? मुंसिफ ही कर देता था, वो भी कहाँ? थाने में। याद रखिएगा। आगे है, समझिए उस समय 64 रुपया का कितना वैल्यू था। अभी अगर 64 रुपये का मामला तो थाना तक पहुँचेगा भी नहीं। आगे है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विलियम बेंटिक का 7 वर्ष शासन, शांति, छटनी और सुधार का युग है? किसने कहा था कि विलियम बेंटिक जो यहाँ पर 7 वर्ष शासन किया था भारत में, उसका जो है कैसा था? शांति, छटनी और सुधार का युग था। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट आपका आरसी दत्त का था। याद रखिएगा। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आरसी दत्त। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो? एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कैसा फ़ायदेमंद है कि नहीं है। और अपना फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में आके जरूर दें, आपका एक फीडबैक हमारा जो हौसला बढ़ा सकता है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई स्थानांतरित करने का कारण निम्नलिखित में से कौन था? देखिए पूना से मुंबई स्थापित हुआ था, वो हैजा के कारण, हैजा फैल गया था, जिस कारण देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में आप लोग को पता होना चाहिए ए.ओ. होम के द्वारा किया गया है, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा कि पहले जो है ना प्रस्तावित था कहाँ होना? पहले प्रस्तावित था कि पूना में होगा, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में इसका जो है क्या हुआ? बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर ही इसका क्या हुआ? अधिवेशन, पहला अधिवेशन होता है कहाँ? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का। याद रखिएगा, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। आगे है, दादा भाई नौरोजी से भी पहले निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन की मांग की थी? यानी स्वशासन का पहला मांग दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन उससे भी पहले कौन कर दिया था? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जी.के. गोखले दे दिया, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर का, गोपाल कृष्ण गोखले ही ने स्वशासन की बात कर दी थी। आगे है 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए पाकिस्तान दिवस के रूप में जो है आपको किस कब मनाया जाता है? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 23 मार्च के ही रोज जो है 23 मार्च 1956 ईस्वी में शायद पाकिस्तान का जो है संविधान लागू हुआ था। और पूछेगा पाकिस्तान दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च को। और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग से जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाया जाता है हम लोग। आगे है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने, और आप लोग को बताइए कि पाकिस्तान जो आज़ाद, जैसे भारत आज़ाद हुई, भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो उसका कौन था? आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में आके। और हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, वो अंतरिम सरकार में भारत का वित्त मंत्री था। आगे है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही थी? यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हो रहा था, उस समय स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार का ही बात चल रहा था, सबसे पहले कौन सा पत्रिका में छपा था? तो आपको 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, तभी संजीवनी नामक पत्रिका ही चलती थी, जो कि बंगाल में चलता था, और ये इसी पत्रिका के द्वारा बंगाल विभाजन का ही बात पहली बार पेपर में छपा था। आगे है दोस्तों 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट रूप से तत्वबोधनी शब्द का अर्थ परिभाषित करता है? तत्वबोधनी का अर्थ परिभाषित कौन करता है? सत्य साधक। याद रखिएगा, तत्वबोधनी शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है आपका सत्य साधक। दोस्तों आप लोग जो है ये गफलत में ना रहे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आने वाला है, क्वेश्चन जो है आपको टफ ही मिलेगा,
मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, घुमाया हुआ क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम में आप बैठें। और अभी जो है फॉर्म तो फिलअप चल रहा है, फॉर्म भी डाल दें आप लोग। आगे है सागर समृद्धि किस केंद्र मंत्रालय की पहल है? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये सागर समृद्धि परियोजना चला है। और आपको जो है 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा, जैसे ये 20 नंबर आपका करंट अफेयर्स ही है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किस केंद्र मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मीडिया सम्मान को घोषणा किए? ये आपका 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, संचार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, HPCL कंपनी ने ऐसा काम शुरू किया है। आगे देखते हैं दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आइडेक्स के माध्यम से कौन सा भारतीय सशस्त्र बल सामरिक लैंड रेडियो प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, भारतीय सेना। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका, भारतीय सेना। आगे देखते हैं, आगे है किस सशस्त्र बल ने ठाणे स्थित एक निजी कंपनी से पहला क्या है आपका, पहला बार्ज LSM 15 यार्ड यानी 25 खरीदा है? फिर से देख लीजिए, किस सशस्त्र बल ने ठाणे स्थित एक निजी कंपनी जिसका नाम कंपनी से पहला बार्ज LSM 15 खरीदा है? तो 24 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ये खरीदा है। आगे है किस उत्तर पूर्वी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? कौन सा देश या राज्य जो है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ऐसा जारी करने वाला राज्य आपका कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। आगे है किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है? तो 26 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ESA कंपनी। आगे देखते हैं दोस्तों 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अभी 26 हो गया, 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 लॉन्च किया है? ये कौन सा केंद्र शासित राज्य शुरू किया है? तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा शुरू किया है। किस राज्य सरकार को गोला नदी में खनन की कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है? गोला नदी में खनन की यानी अनुमति देने की अभी तक जारी है। तो 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, आपका उत्तराखंड में है। 28 के बाद हम लोग 29 देखते हैं। 29 जो है आपका क्या है, कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो 29 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, पंजाब। फिर आगे देखते हैं हम लोग 29 के बाद 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि काचिन हिल्स भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? काचिन हिल्स जो है भारत और कौन से पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? तो म्यांमार के बीच। इसको याद रखिएगा, स्टैटिक्स जीके का एक क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखते हैं 31 नंबर की ओर कि सतमला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सतमला की पहाड़ियाँ आपका कहाँ स्थित है? सतमला की पहाड़ियाँ आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों 32 नंबर, चुटक यंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जल विद्युत आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो राज्य भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो ये दो बड़े राज्य आपका कौन है? तो ये ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन यही होता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। 33 नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो गया। 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर तो 8 होता। यह इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कौन से राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यानी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसका ऑप्शन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से, जैसा ऑप्शंस दिया आपका कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से गुजरती है, कौन ऐसा राज्य है जिस राज्यों से गुजरती है? देखिए आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती है। तो 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। भारत का जो है कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच काटती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस मौसम में पश्चिम बंगाल में अक्सर संक्षिप्त झंझावत और झंझावतें वाली बारिश होती है? काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर के रूप में से जाना जाता है। देखिए
कौन से मौसम में पश्चिम बंगाल में अक्सर संक्षिप्त झंझावात यानी हल्का सा बारिश और झंझावात होते हैं? तो ये कौन सा मौसम में होता है जिसे हम लोग काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर के रूप में जानते हैं? तो 35 नंबर का आंसर है आपका, शुरुआती गर्मी के मौसम में ऐसा झंझावात देखने को मिलता है। कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में, जिसे हम लोग काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। धूल भरी आंधी टाइप का शायद चलता है। 35 के बाद हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, पगलाडिया बांध परियोजना आपका किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, असम में है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन थोड़ा तो अटपटा है, ऐसा हमको भी पढ़ के लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देखें। कोई ठिकाना ना, बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन दाग सकता है आप लोगों को। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, यदि इतना तो याद रखिएगा, 120 नंबर के क्वेश्चन में जो है ना, आपको 20 ही क्वेश्चन आसान देखने को मिलेगा, 80 क्वेश्चन तो भैया टफ रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से एकदम देखें और दें, और बढ़िया से ध्यान से पढ़ें, और हमेशा जो है ना क्वेश्चन को डेली आप जो है ना एक सेट का कम से कम प्रैक्टिस तो जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। 37 की ओर देखते हैं दोस्तों। यदि कोई कोहिमा से कोट्टायम तक सड़क मार्ग से यात्रा करता है तो भारत के भीतर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? देखिए, कोहिमा से लेके कोट्टायम तक, कोहिमा आपका कहाँ हो गया, कोहिमा मिजोरम की राजधानी से लेके आपको कहाँ पर, कोट्टायम यानी केरल तक जाना है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरिएगा? तो 37 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो आपका सही कथन का चयन करना है। पहला है, भारत हिमालय में यानी कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी कथन गलत है, सही वाला चूज करना, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली, जी बिल्कुल, पुलिकट झील जो आपका 2 राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 ही सही है, बाकी दोनों गलत था। चलिए, 41, 39, 38 तो हो गया, आप 39 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39 में आपका है, 39 नंबर है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से या पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? पश्चिमी तट, देखिए भारत के नीचे यहाँ पर 2 गो तट है, इधर वाले को हम लोग पूर्वी तट, इधर वाले को पश्चिमी तट कहते हैं। तो पश्चिमी तट का कौन कौन भाग है? देखिए, कोंकण तट, बिल्कुल, ये कर्नाटक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कनारा तट ये भी है, मालाबार तट ये भी है, और ये कोरोमंडल तट जो है, ये तमिलनाडु का तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, और तमिलनाडु जो आपका इधर पूर्वी तट का मैदान है, इसलिए 4 को छोड़ के 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के भागों में और अनेक निर्माण काल के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखिए, बृहत हिमालय इयोसनी काल, लघु हिमालय मियोसीन काल, शिवालिक हिमालय प्लायोसीन काल, ये तीनों जो मेल का आपका सही है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 41 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, यानी मोटरेबल यानी सबसे ऊंचा दर्रा है? तो भारत की सबसे ऊंचा दर्रा आपका कौन है? खारदुंगला दर्रा है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बुर्जिल जो जिला दर्रा, बड़ा लाचला और खारदुंगला में सबसे ऊंचा दर्रा आपका खारदुंगला दर्रा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तर के दक्षिण मतलब नॉर्थ से लेके साउथ की, यानी ऊपर से लेके नीचे के व्यवस्थित में बताना है। तो 42 नंबर का आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा? अरावली का श्रेणी आ जाएगा, ये तो चलिए सही है। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? सतपुड़ा। फिर उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? अरावली, सतपुड़ा। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? सॉरी, अरावली के बाद विंध्याचल आएगा, तब सतपुड़ा आएगा, तब फिर आपका अजंता श्रेणी आएगा। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4, याद रखिएगा। पहले अरावली, फिर विंध्याचल आएगा, फिर उसके बाद सतपुड़ा, तब आपका अजंता श्रेणी आएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कौन से हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, खजियार हिल स्टेशन को भारत का जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। 43 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44 की ओर। टेंगरोपाल हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टेंगरोपाल हिल स्टेशन आपका कहाँ पर है? मणिपुर में है, याद रखिएगा। आगे है, वह मरुस्थल अरावली पर्वतमाला की किस ओर स्थित है? वह मरुस्थल, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया है, तो वह मरुस्थल जो नहीं होना, यानी कि पूर्वी मरुस्थल जो है, यानी पूछना चाहिए इसको कि वह मरुस्थल अरावली पर्वत के किस ओर स्थित है। तो वह मरुस्थल आपका किधर स्थित है? पूर्वी तरफ है, याद रखिएगा। 45 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अरावली पर्वत के पूर्वी तरफ है। वह के जगह पर यहाँ कच्छ मरुस्थल होना चाहिए या थार मरुस्थल होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 46 की ओर। बहरहाल 46 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप। 46 नंबर का सबसे बड़ा द्वीप जो आपका कौन है? सबसे बड़ा द्वीप आपका एंड्रोड द्वीप है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोड द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। दाना पानी और आईएनएस हमला भारत के निम्नलिखित के किस समुद्र तट का हिस्सा है? तो 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए,
अक्सा बीज का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी अलग किया जाता है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी किसके द्वारा अलग होती है? तो अब इसका आंसर हो जाए आपका 48 नंबर का ऑप्शन सी, आदमपुल के द्वारा। ये जो है क्या, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका मानस अभ्यारण्य जो है 49 नंबर का आंसर हो जाए। मानस अभ्यारण्य जो आपका, मानस आप जानेंगे हो असम में है। 50 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 50 है, भारत में राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्र आपदा प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। 50 का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए 51वां नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लक्षद्वीप में पाया जाता है? तो ये सभी जो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, कोरल द्वीप्स पाया जाता है। इन सभी में मन्नार की खाड़ी, कच्छ का खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में, इस सब में जो आपका क्या पाया जाता है, कोरल द्वीप्स पाया जाता है। याद है दोस्तों, आज हम लोग जो है इसको वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसका आंसर आपका कोरल लीफ था। नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन 52 से लेकर जितना भी रेस्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोग जो है इसका डिस्कशन कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। हम उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अच्छा ही होगा, और आप जरूर आके बताएं कि कितना नंबर आपका आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए